हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है आपकी पॉलिटिकल के सब्जेक्ट की, ठीक है, जो है आपके 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपका पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है शायद आप लोगों का। तो इस वीडियो में हम इसका सिलेबस और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की विशिष्ट विशेषता, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है राज्य कला, मैकियावेली और कौटिल्य के बारे में। एंड यूनिट थर्ड जो है आपका वो है असमानता, रूसो और बंकिमचंद्र चटर्जी के बारे में। एंड जो फोर्थ यूनिट है उसमें पढ़ेंगे लोकतंत्र, जे.एस. मिल और बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, समाजवाद, मार्क्स और लोहिया के बारे में, ठीक है। 4 यूनिट है आपके टोटल, ठीक है। इसमें से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आंसर बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को एग्ज़ाम कैसा गया। साथ ही ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही आता है, टॉपिक सेम ही होता है, तो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है जो भी आपका टॉपिक होता है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन है वो है आपके प्रीवियस ईयर के। नागरिकता पर अरस्तु के विचारों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य और नागरिकता पर विचार दिए थे। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य लोगों को केवल जीवित रखना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छा और नैतिक जीवन देना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे रहना ही नहीं है। राज्य का क्या मतलब दायित्व बनता है कि उनकी देखभाल करना, ठीक है, उनके जो नागरिक के जो भी राइट्स होते हैं उनकी देखभाल करना, ठीक है, ये उनका मानना था। नागरिकता की परिभाषा क्या होती है अरस्तु के अकॉर्डिंग? अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो राज्य के शासन और न्याय के कामों में भाग लेते हैं। जैसे कि केवल राज्य में रहने वाला व्यक्ति नागरिक नहीं होता। नागरिक वही है जो राज्य के शासन करने में भाग ले, कानून बनाने में भाग ले, न्यायिक कर्मों में भाग ले, ठीक है। नागरिकता और राज्य का संबंध क्या होता है? अरस्तु के अनुसार राज्य नागरिक का समूह होता है। बिना नागरिक के क्या है, राज्य नहीं बन सकता। शासन में भागीदारी, ठीक है, जो पॉलिटिकल में पार्टिसिपेशन है, अरस्तु के अनुसार नागरिक का सबसे बड़ा आधार है राजनीतिक भागीदारी। नागरिक के कार्य क्या होने चाहिए? सभा में भाग लेना, कानून बनाना, न्यायालय में निर्णय लेना, ठीक है, प्रशासनिक पद संभालना। अच्छा नागरिक और अच्छा मनुष्य वही होता है अरस्तु के अनुसार। अच्छा नागरिक वह है जो राज्य के नियमों का पालन करे। अच्छा मनुष्य है जो नैतिक और सदाचारी हो। मतलब अच्छा व्यक्ति वही है इनके अरस्तु के अकॉर्डिंग, जो सिर्फ अपने राइट्स ही नहीं अपनी ड्यूटीज़ को भी समझता हो, ठीक है, नियमों का पालन भी करता हो। नागरिकता का नैतिक आधार होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार नागरिकता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। नागरिकता की सीमाएं क्या हैं? कुछ सीमाएं भी बनाई थी इन्होंने। अरस्तु के अनुसार नागरिकता की अवधारणा सीमित थी। मतलब सब लोगों को नागरिकता नहीं दी गई थी इनके अकॉर्डिंग। किसको किसको नहीं दी गई थी? जिनको अलग रखा गया था वो थी स्त्री, दास, विदेशी, ठीक है, इन लोगों को, और मजदूर और कारीगर, इन लोगों को नागरिकता नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ये बोलते थे कि सर मतलब वो जो काम नहीं कर पाते ज़्यादा, उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। नागरिकता और शिक्षा। अरस्तु शिक्षा को बहुत जरूरी मानते थे। शिक्षा से अच्छी नागरिकता बनती है, ये ऐसा वो मानते थे। राज्य का कर्तव्य क्या होता है? नागरिक को नैतिक और राजनीतिक शिक्षा देना। शिक्षा से नागरिक जिम्मेदार बनते हैं, ठीक है, ये वो मानते थे। नागरिकता और संविधान। अरस्तु के अनुसार नागरिकता संविधान पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में अधिक लोगों को नागरिक माना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, सबको ही नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब वहाँ पे छाटा नहीं जाता कि मजदूर है, स्त्री है ना। पर कुलीन तंत्र में क्या था, कुछ लोगों को नागरिकता से वंचित रखा गया था। अरस्तु के विचारों की आलोचनाएं भी हुई हैं, ठीक है। नागरिकता को शासन से जो मुख्य बात थी उनकी बातों में वो ये थी कि नागरिकता को शासन से जोड़ा गया था। नैतिकता और कर्तव्य पर जोर दिया गया था। सक्रिय नागरिकता की बात की गई थी। पर जो कमियां थी, कमियां भी तो थी, वो कमियां ये थी कि नागरिकता बहुत सीमित थी। जैसे कि उसमें महिलाएं, ठीक है, और मजदूर, इन लोगों को क्या किया था कि बाहर रखा गया था, वंचित रखा गया था।
स्त्री दास को अधिकार नहीं दिए गए थे, समानता के सिद्धांत का अभाव था, क्योंकि यहाँ पे समानता कहाँ है, जब कुछ लोगों को इस निजो नागरिकता से वंचित रखा जाए तो वहाँ समानता तो है ही नहीं, ठीक है, तो समानता का अभाव था यहाँ पे। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोक ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार देकर पूंजीवाद की नींव को मजबूत किया है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। जॉन लोक एक प्रमुख उदारवादी राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अपनी कृति, ठीक है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। लोक के अनुसार मनुष्य को जन्म से ही क्या है, अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें एक अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना गया है लोक के अनुसार, जिसमें लोक ने आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था को सैद्धांतिक समर्थन दिया है। संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, वह अधिकार राज्य से पहले अस्तित्व में था। राज्य संपत्ति का निर्माण नहीं करता, राज्य केवल संपत्ति की रक्षा करता है, ये ऐसा मानते हैं। श्रम सिद्धांत हो गया, ठीक है, लोक ने कहा कि व्यक्ति जब अपने श्रम को प्राकृतिक वस्तुओं से जोड़ता है तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है। खेत में श्रम करने वाली भूमि निजी संपत्ति मानी जा सकती है, ठीक है, ये मानते थे। राज्य का उद्देश्य और संपत्ति की सुरक्षा होती है, जीवन की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, यही क्या है, राज्य का काम है केवल, ठीक है। निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोक ने निजी संपत्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा है। व्यक्ति को संपत्ति रखने का, उपयोग करने का और बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। पूंजीवाद की नींव को मजबूती मिली थी, ठीक है, निजी संपत्ति की वैधता हुई थी, निजी संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना गया था। राज्य की सीमित भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, केवल राज्य का काम क्या है, उनकी रक्षा का, ठीक है। आर्थिक असमानता की स्वीकृति की गई थी, आलोचनाएं भी हुई थी इसकी। इसमें जो सकारात्मक पक्ष थे वो ये थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला था, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला था। नकारात्मक पक्ष क्या थे, सामाजिक असमानता को नज़रअंदाज किया गया था, गरीब और गरीब बन रहे थे, अमीर और क्या होता, और अमीर बनते जा रहे थे। गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों की अपेक्षा हुई थी। असीम संपत्ति संचय पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य तंत्र की मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक सशक्त, सुव्यवस्थित और व्यवहारिक राज्य तंत्र का वर्णन किया है। उनका राज्य तंत्र जन कल्याण, सुरक्षा और शासन की प्रभावशीलता पर आधारित था। राज्य के 7 अंग थे, जिसको क्या कहा गया था, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, जिसमें सबसे पहला था स्वामी, मतलब जो था राजा होना चाहिए वहाँ का, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब भूमि व जनता, ठीक है, दुर्ग मतलब किले होने चाहिए सुरक्षा के लिए, कोष मतलब कोष धन होना चाहिए, दंड मतलब सेना होनी चाहिए न्याय दिलाने के लिए, मित्र मतलब राष्ट्र होने चाहिए जो उसके मित्र राष्ट्र होते हैं, शक्तिशाली और उत्तरदायी राजा होने चाहिए जो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके, अपने कर्तव्यों को निभा सके, मंत्री परिषद होनी चाहिए देखभाल के लिए, कानून और दंड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का जो गलत व्यवहार होता है वो ना हो, राज्य में कठोर लेकिन न्यायपूर्ण दंड व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत कोष राज्यों की शक्ति का आधार माना जाता है, कर व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है जिससे जन कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, ठीक है, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रजा का सुख, ठीक है, जिसमें अकाल, महामारी और आपदा में राजा क्या है, सहायता करे उन लोगों की, गरीब और असहायों की रक्षा करे, गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था मतलब कौटिल्य ने विस्तृत गुप्तचर तंत्र का वर्णन किया है। इससे प्रशासन, सेना और जनता पर नजर रखी जाती है। राजा को सही सूचना देना इसका उद्देश्य होता है। विदेश नीति होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य शत्रु माने गए, मित्र और शत्रु के पहचान मंडल सिद्धांत से करनी चाहिए, ठीक है। कूटनीति, संधि और युद्ध तीनों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह थे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। बाकी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। निष्कर्ष आपको खुद करना है, ठीक है।
एग्ज़ाम में जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप एग्ज़ाम में उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं कि आप ये सब हेड पॉइंट लिख सकते हो, बाकी इन्हें थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अपने तरीके से। निष्कर्ष आपको पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ के खुद निकालना है, ओके। बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं 2 से 4 क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका एग्ज़ाम का वो भी हमें ज़रूर बताएं, ओके। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।